हेलो। तो आज हम देखेंगे बिहार स्पेशल में बिहार की जनगणना के बारे में। ठीक है। तो जैसा कि एक वीडियो बिहार के बारे में जा चुका है और उसमें शुरू में कुछ गलत हो गया था। मैंने भारत का अक्षांशीय विस्तार मैंने बता दिया था। जैसे मान लीजिए कि ये ग्लोब है अपना। ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वेटर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया सिचुएट है, यहाँ पे इंडिया स्थित है। ठीक है। तो इंडिया का अक्षांशीय विस्तार है जो वो 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 तक। ठीक है। मैंने 8 डिग्री 6 मिनट बोल दिया था, तो वो गलत हो गया था थोड़ा सा। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है। तो और एक चीज़ और था वहाँ कि बिहार का उल्लेख जो मिलता है सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और शतपथ ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद का नहीं, वो यजुर्वेद का अंग है। ठीक है। यजुर्वेद का ब्राह्मण है। तो यही दो उसमें मिस्टेक हो गए थे, तो आई होप ठीक हो गया होगा। अब उतना बोलते बोलते भूल जाते हैं तो हो जाता है मिस्टेक थोड़ा सा। तो आज हम देखेंगे बिहार की जनगणना के बारे में। बिहार के जितने भी एग्जाम हैं उसमें बिहार के जनगणना से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आज हम देखेंगे बिहार के जनगणना के बारे में, बिहार के किस जिले में कैसा जनसंख्या वृद्धि दर है, लिंगानुपात क्या है, वो सब देखेंगे। ठीक है। तो आइए पहले जनगणना से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य को जान लेते हैं। ठीक है। तो पहले तो जनगणना क्यों किया जाता है ना। तो जनगणना किया जाता है ताकि देश में जनसंख्या का पता चले कि अब जनसंख्या का पता रहेगा तभी ना सरकार कोई योजना बनाएगी तो उसको सही ढंग से मतलब लागू करवा पाएगी, या उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो सही ढंग से हो पाएगा। ठीक है। तो इसलिए जनगणना कराया जाता है। तो अगर देखा जाए तो भारत में सबसे पहला जनगणना जो था वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में करवाया गया था। ठीक है। और फिर उसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से जो नियमित जनगणना था वो शुरू हुआ। यानी कि नियमित जनगणना कहने का मतलब कि 1872 में तो कराया गया था लेकिन वो नियमित नहीं था। जैसे कि अभी हम जो देखते हैं हमारे आस मतलब पिछले दशकों में जो होते आ रहा है, यानी हर 10 साल पे तो क्या है, एक रेगुलर प्रोसेस चल रहा है। हर 10 साल पे जनगणना हो रहा है। तो शुरू में 1872 में वैसा नहीं था, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, ठीक है, ये मतलब रेगुलर जनगणना का जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ। और उस समय जो जनगणना आयुक्त थे वो थे डब्ल्यू प्लाडेन। ठीक है। डब्ल्यू प्लाडेन उस समय कौन थे, डब्ल्यू प्लाडेन। यहाँ पे तो जगह नहीं है, लिख लीजिएगा डब्ल्यू प्लाडेन। ठीक है। यानी कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और फिर जैसे जैसे मतलब अंग्रेज भी शासन कर रहे थे तो उनको भी शासन मतलब कुछ पॉलिसी बनाना होता था, तो जनसंख्या विशेष मतलब जानना होता था कि किस एरिया में कैसा जनसंख्या है। तो धीरे धीरे भारत मतलब जब आज़ाद हो गया तो फिर स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना हुआ। तो उस समय स्वतंत्र भारत के जो पहले जनगणना आयुक्त थे वो रामा गोपाला स्वामी थे, है ना, राम गोपाला स्वामी थे। ठीक है ना। तो अब देखते हैं हमारे कुछ प्रमुख तथ्य के बारे में। तो जनगणना का जो वर्णन है हमारे संविधान के अनुच्छेद 246 में है। ठीक है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 246 में है और 7वीं अनुसूची में है ना। तो 7वीं अनुसूची में है। और क्या है, 15वीं जनगणना जो इस बार जो जनगणना हुआ था यानी कि 2011 में जो जनगणना सरकार ने करवाया था, ठीक है, वो 15वीं जनगणना था। कब से, 1881 से, जब लॉर्ड रिपन करवाया था। यानी कि उस समय से लेकर के अभी तक जो जनगणना हुआ है वो टोटल 15 जनगणना हो चुका है। लेकिन स्वतंत्र भारत का जब देखा जाए, ठीक है, तो स्वतंत्र भारत का ये 7वां जनगणना था। कैसा था, 7वां, क्योंकि हर 10 साल पे होता है। तो देखा जाए तो 70 साल हो गया है ना, आज़ादी के लगभग 75 साल। अभी हम अमृत महोत्सव मतलब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो मतलब 70 साल ये मतलब 2011 के आसपास का था। ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा कि जो 2011 का जनगणना जो है वो स्वतंत्र भारत का कितने नंबर का जनगणना था, तो 2011 का जो जनगणना था ना वो स्वतंत्र भारत का 7वां नंबर का जनगणना था। कितना नंबर का था, 7वां नंबर का जनगणना था। ठीक है। और पहला जनगणना, अच्छा जी, ठीक है, स्वतंत्र भारत का 7वां। और मतलब रेगुलर देखा जाए 1881 से तो 15वीं जनगणना था। ठीक है। पहली पहली जाति जनगणना कब हुआ था, 1931 में। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली जातिगत जनगणना कब कराई गई थी, तो पहली जातिगत जनगणना 1931 ईस्वी में कराया गया था। ठीक है, सन 1931 ईस्वी में। ठीक है। फिर 2010 में सरकार ने आदेश दिया, तो 2010 में भी मतलब हुआ, लेकिन वो डाटा रिलीज नहीं किया गया, लेकिन 2010 में भी हुआ था। ठीक है। तो पहली जातिगत जनगणना 1931 में कराया गया। और उसका शुभांकर क्या था, शुभांकर कहने का मतलब कि जैसे शुभांकर, ठीक है, तो शुभांकर जैसे अभी देखिए टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था, जितना भी ओलंपिक्स या राष्ट्रमंडल खेल होता है तो उसका एक शुभांकर यानी कि उसका एक प्रतीक चिन्ह मतलब
यूज किया जाता है। तो हमारा जो जनगणना 2011 में जो हुआ था उसका प्रतीक चिन्ह या शुभांकर क्या था? प्रागणक शिक्षिका। ठीक है, प्रागणक शिक्षिका, प्रागणक शिक्षिका। ठीक है, आएगा कि 2011 में जो जनगणना हुआ था, ठीक है, उसका शुभांकर क्या था? तो प्रागणक शिक्षिका, प्रागणक शिक्षिका, सॉरी प्रागणक शिक्षिका। ठीक है, तो जनगणना सबसे पहले शुरू किस देश में हुआ था? यहाँ तो है कि दशकीय जनगणना की शुरुआत अमेरिका में। ठीक है, दशकीय जनगणना की शुरुआत किस देश से हुई थी? अमेरिका से। दशकीय जनगणना करने का मतलब कि हर 10 साल पे होगा जनगणना। ठीक है, तो दशकीय जनगणना शुरू कहाँ से हुआ था? अमेरिका से। ठीक है, और लेकिन जनगणना शुरू कहाँ से हुआ था? तो जनगणना का जो ये प्रोसेस है वो शुरू हुआ था इंग्लैंड से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन आता है कि जनगणना सबसे पहले किस देश ने करवाया था? तो किस देश ने करवाया था? तो सबसे पहले इंग्लैंड ने करवाया था। ठीक है, लेकिन दशकीय जनगणना सबसे पहले किसने करवाया था? तो दशकीय जनगणना जो सबसे पहले वो अमेरिका करवाया था। ठीक है, ठीक है, अब आता है जनगणना का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वर्ष को जनगणना का विभाजक वर्ष कहा जाता है? ठीक है, तो जैसा कि पता है कि आबादी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है ना, लेकिन एक वर्ष ऐसा भी आया था भारत में, यानी कि 1921 यानी 1921 का दौर जो ऐसा था, उस समय जनसंख्या बढ़ने के बजाय जनसंख्या घट गया था। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? जनसंख्या का विभाजक वर्ष। ठीक है, आई होप आपको ये सारा जो इधर मतलब जो जनगणना से रिलेटेड जो तथ्य है वो समझ में आया होगा। एक बार दोहरा लेते हैं। किस अनुच्छेद में है? संविधान के 246 में, यानी कि संविधान में ही वर्णन किया गया है कि हर 10 साल पे क्या होगा? जनगणना होगा। ठीक है, और इसी पे परिसीमन आयोग फिर अपना बनाता है, जिसका परिसीमन आयोग का जो किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है वो कमेंट में आप लोग बताइएगा। अनुसूची 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। जो जनगणना हुआ था 2011 में वो 15वीं नंबर की जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ठीक है, पहली जातिगत जनगणना 1931 में। शुभांकर जो हमारा जो 2011 में जो जनगणना हुआ था उसका शुभांकर था प्रागणक शिक्षिका। ठीक है, दशकीय जनगणना की शुरुआत अमेरिका से हुई थी और जनगणना की शुरुआत इंग्लैंड से। ठीक है, विभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ इंडिया के बारे में नहीं देखेंगे कि इंडिया में कौन सा मतलब कौन राज्य में क्या है। यहाँ स्पेशली हम बिहार के बारे में देख रहे हैं, क्योंकि बिहार से रिलेटेड एग्जाम जो होते हैं उसमें बिहार के जिला वाइज यानी किस जिला में कैसा वृद्धि हुआ था वो पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए हम बिहार के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे छूट गया था कि हमारा जो ये जनगणना था, यानी कि 15वीं जनगणना स्वतंत्र भारत की नहीं, स्वतंत्र भारत की तो 7वीं थी ना। तो जो हमारी जनगणना थी उसका जो आदर्श वाक्य था, उसका आदर्श वाक्य क्या था? हमारा साझा भविष्य। ठीक है, क्या था? हमारा साझा भविष्य। कभी कभी ये सभी पूछ लिया जाता है कि जो 15वीं जनगणना हुई थी उसका मतलब आदर्श वाक्य क्या था, शुभांकर क्या था? तो ये सब आप मतलब याद रखिएगा, हमारा साझा भविष्य। ठीक है, चूंकि जनगणना है तो जनगणना में सबका मतलब काउंटिंग किया जाएगा, तो सब आ गया, तो हमारा साझा भविष्य ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं कि बिहार में जनसंख्या घनत्व। ठीक है, बिहार में जनसंख्या घनत्व यहाँ पे लिख दिए ज़्यादा, यहाँ पे कम। ठीक है, और बगल में जिला लिख दिए। ठीक है, तो बिहार में जनसंख्या घनत्व जो है, अगर ऐसे देखा जाए कि पूरा भारत में अगर जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा बिहार का है ना, सबसे ज़्यादा बिहार का जनसंख्या घनत्व है, और सबसे कम देखा जाए तो कहाँ का है? सिक्किम का। ठीक है, तो बिहार में भी अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो वो कहाँ है? शिवहर। शिवहर एक जिला है ना, जो नेपाल से एक जिला मतलब सीतामढ़ी के बाद लगभग नीचे है। ठीक है, मैप पे देख लीजिएगा, सीतामढ़ी से थोड़ा नीचे है शिवहर। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा घनत्व जो है वो किसका है? शिवहर का। ठीक है, अब इसको याद रखने का एक ट्रिक ऐसे भी याद कर सकते हैं कि शिवहर जो है ठीक है, शिवहर जो है वो सबसे छोटा जिला है। अब जगह छोटा रहेगा तो वहाँ घनत्व ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि बिहार में अगर पूछा जाए कि किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो एक बार में दो चीज़ याद हो जाएगा यहाँ से। बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है? शिवहर का। क्यों कम है? क्योंकि वहाँ वहाँ का मतलब एरिया छोटा है, तो एरिया छोटा है तो जनसंख्या ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अब सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? कैमूर। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? कैमूर। कैमूर से कमरा याद रख सकते हैं, कमरा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, तो एक चीज़ तो हो गया क्लियर। आई होप ये हो जाएगा, बस ये सुन के ही याद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बस जोड़ करके याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब आता है लिंगानुपात। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत में लिंगानुपात जो है वो सबसे ज़्यादा केरल का है ना, उसके बाद पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, और
बिहार में अगर हम देखते हैं तो बिहार में जो लिंगानुपात है, बिहार का लिंगानुपात है, उसमें जो सबसे पहला नंबर का जो जिला आता है वो है गोपालगंज। ठीक है, अब गोपालगंज जो कि यूपी और मतलब यूपी के सीमा के आसपास का जो ये जिला है, ठीक है, गोपालगंज। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? गोपालगंज का। कितना है? 1021, यानी कि 1021 व्यक्ति वहाँ हर 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में रहते हैं। जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब कि देखा जाता है कि 1 किलोमीटर के दायरा में कितना व्यक्ति रह रहा है। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सॉरी, लिंगानुपात जो है, ठीक है, ये तो घनत्व, ये घनत्व के बारे में बता दिए। सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो कहाँ है? गोपालगंज में। लिंगानुपात कैसे देखते हैं? तो 1000 पुरुष पे कितनी मतलब महिलाएं हैं। ठीक है, तो 1000 पुरुष पे गोपालगंज में कितनी है? 1021 है, तो है ना ज़्यादा। अगर देखा जाए कि पूरे भारत का देखा जाए तो कितना है? 943 है, लेकिन यहाँ अकेले गोपालगंज में क्या है? मतलब 1000 पे, मतलब 1000 को पैमाना माना गया है, 1000 से ज़्यादा है। तो अगर देखा जाए तो गोपालगंज का क्या है? ज़्यादा है। पूरे मतलब पूरे भारत से भी कंपेयर किया जाए तो इसका जनसंख्या मतलब जनसंख्या बोल रहे हैं, लिंगानुपात ज़्यादा होगा, है ना। तो लिंगानुपात ज़्यादा है, तो ये याद रखिएगा कि गोपालगंज का क्या है? लिंगानुपात ज़्यादा है। ठीक है, इसको ये यहाँ से भी जोड़ करके रख सकते हैं, 10 की वृद्धि, 10 की वृद्धि, 10 की अच्छा, एक चीज़ छूट गया है, वो लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा कि गोपालगंज का जो लिंगानुपात है वो सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम कहाँ का है? सबसे कम है मुंगेर का, है ना। मुंगेर में कितना है? 876 है। 876 वुमेन पर 1000 मैन पे, है ना, यानी कि 1000 पुरुषों पे 876 महिलाएं हैं। तो इसको तो याद रख सकते हैं। ये तो बता दिए कि मतलब एरिया छोटा होगा तो वहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा, कमरा में क्या होगा? जनसंख्या घनत्व कम है। ठीक है, अब लिंगानुपात में गोपालगंज पहले नंबर पे है, और वहाँ 1000 पुरुष पे 1021 महिलाएं हैं। ठीक है, इस कारण से ज़्यादा है क्योंकि 1000 से कंपेयर किया जाता है। अब है सबसे कम, तो सबसे कम मुंगेर में है ना। तो मुंगेर, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में है। ठीक है, मुंगेर में कितना है? 876। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई ट्रिक बना लीजिए कि मान लीजिए कि मूंग का खेती करते करते जनसंख्या मतलब लिंगानुपात जो है वो घट गया है ना। मतलब वैसे कि खेत में ज़्यादा स्त्रियां काम करती है, तो मतलब मूंग काटते काटते स्त्रियों की जनसंख्या घट गया है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, अब साक्षरता दर में देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि पूरे भारत में अगर साक्षरता दर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य जो है वो कौन है? केरल है। ठीक है, लेकिन अगर हम स्पेशली बिहार के बारे में देखते हैं तो बिहार में ज़्यादा साक्षरता दर जो है वो किसका है? रोहतास का। ठीक है, रोहतास एक जिला है ना, दक्षिण बिहार में आता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर बिहार में किस जिले का है? रोहतास का। कितना है? 73.37%। कितना है? 73.37%। ठीक है, और सबसे कम जो साक्षरता दर है वो कहाँ का है? पूर्णिया का। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे कम, सोचो मतलब ऐसे सोच करके याद रख सकते हैं कि साक्षरता दर जो रोहतास का है, यानी रो रहा है जो क्या है? सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है ना, रो रहा है जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है। और जो पूरा है, ऐसे याद रखेंगे कि सबसे कम साक्षरता दर किसका है? तो जो पूरा है उसका साक्षरता दर सबसे कम है, यानी पूर्णिया का सबसे कम है, और जो रो रहा है उसका सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये भी याद हो जाएगा। अब आते हैं 10 की वृद्धि। तो 10 की वृद्धि करने का मतलब होता है कि मतलब 10 साल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे बढ़ा? तो 10 साल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो कहाँ बढ़ा है? मधेपुरा में बढ़ा है। ठीक है, मधेपुरा बिहार का एक जिला है, उत्तर बिहार में पड़ता है। ठीक है, और सबसे कम 10 की वृद्धि कहाँ रहा है? गोपालगंज में। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये पूरा जो मतलब जनसंख्या घनत्व हो गया, लिंगानुपात हो गया, साक्षरता दर हो गया, 10 की वृद्धि हो गया, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे छूट जाता है कि अगर देखेंगे कि बिहार में अगर लिंगानुपात कितना है, अगर पूरे भारत का तो 943 है, लेकिन ये बिहार का, स्पेशल बिहार। ठीक है, बस बिहार का अगर लिंगानुपात देखेंगे तो बिहार में 1000 पुरुषों पे महिलाओं की जो संख्या है वो कितना है? 918। ठीक है, यानी पर 1000 पुरुष पे 918 स्त्रियां हैं, है ना। यानी कि अभी बिहार का जो लिंगानुपात है वो पूरे भारत से कम है। ठीक है, अगर साक्षरता दर देखा जाए तो अगर ऐसे देखते हैं कि साक्षरता दर में तो सबसे कम है बिहार का, मतलब जो रेटिंग है पूरे इंडिया में देखा जाए तो सबसे कम है, और वो कितना है? 61.8% है।
है ना। पूरे भारत में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ का है, बिहार का। कितना है, 61.8%। लेकिन अगर इसमें भी देखा जाए तो पुरुष, मगर अगर इसको बांट दिया जाए कि बिहार में, बिहार अपने लिए, अपने आप के लिए कोई भी चीज़ क्या होता है, 100% होता है। तो बिहार का अगर देखा जाए तो बिहार में 71%, यानी 71.20 प्रतिशत जो है पुरुष साक्षर है, और 51.50% स्त्री साक्षर है। ठीक है, ये याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आई होप ये पूरा ये टॉपिक समझ में आया होगा आप लोगों को। और एक चीज़ यहाँ पे छूट रहा है कि साक्षरता दर हो गया था 10 की वृद्धि हो गया, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, नहीं हो गया लगभग। ठीक है, ठीक है। तो आइए मतलब एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। अगर हाँ, एक चीज़ और छूट गया यहाँ पे, बिहार में यानी जनगणना के अनुसार, मतलब जो 2011 जनगणना हुआ था उसके अनुसार बिहार में जो महानगर है उसकी संख्या 1 है, और वो महानगर कौन है, पटना हमारा। ठीक है, और ऐसे ही पूछा जाएगा कि कितने नगर ऐसे हैं जिसकी जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा है बिहार में, स्पेशली बिहार में। तो ऐसे नगर टोटल 26 है ना। टोटल ऐसे 26 नगर है जिसकी जनसंख्या जो है 1 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण बताइएगा मैप पे किस मतलब उसका डायरेक्शन क्या है, ठीक, या फिर मैप पे देखिएगा। ठीक है, मैप से अच्छा, मतलब अगर मैप पे देख देख कर याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा से याद हो जाएगा। तो सबसे बड़ा जिला होता है पश्चिमी चंपारण, जो कि नेपाल से सटता है और यूपी से भी सटता है। ठीक है, और अगर देखा जाए कि जैसे हमारा जो 2011 का जो जनगणना हुआ था उसमें मतलब नगरों को 2 भाग में बांटा गया था, एक जनगणना नगर और एक सांविधिक नगर। सांविधिक नगर कहने का मतलब कि वो नगर पहले से मौजूद था। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो पूछा जाएगा कि बिहार के जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, बिहार में टोटल कितने जनगणना नगर बनाए गए थे या कितने जनगणना नगर थे, तो टोटल 60। ठीक है, बिहार में जनगणना नगर की संख्या अगर पूछा जाएगा तो टोटल 60, और अगर सांविधिक नगर की जनसंख्या पूछा जाता है तो टोटल 139। ठीक है, तो यहाँ से आई होप ये सब पूरा डाउट क्लियर होगा। एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर यहाँ सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, कहाँ का, बिहार का। लेकिन अगर पूरे भारत में पूछा जाए तो पूरे भारत में सबसे बड़ा जिला कौन है, लेह। ठीक है, जो कि बीपीएससी में क्वेश्चन आया था जिसमें लेह को मतलब बोर्ड ने अपना सही आंसर माना था, तो लेह मानेंगे। ठीक है, और सबसे छोटा जिला तो शिवहर है बिहार में, लेकिन पूरे अगर भारत में देखा जाए तो सबसे छोटा जिला जो माही है ना, माही जिला है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा या फिर बार बार देखिएगा, और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और इससे मतलब अगर देख लेते हैं तो जो भी बिहार का एग्जाम होता है, बिहार का एग्जाम में मतलब कन्फर्म एक क्वेश्चन तो बिहार के जनगणना से पूछा ही जाता है, और भारत का जनगणना भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आज हम बिहार का देख रहे थे। तो आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। चलिए, थैंक यू।